जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष अचानक चले गए और उनके मित्रों को भी भरोसा न था। उनके छात्रों छात्राओं, उनसे जुड़े हुए लोगों, किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। मगर वह ने एक श्रृंखला शुरू की है डॉक्टर आशुतोष के मित्रों के जरिए उनको याद करने की। इसी कड़ी में राजवर्धन जी जुड़े हैं। क्योंकि मैं इन लोगों को इन लोगों की सबसे बड़ी, सर नमस्कार, इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि आप पहले भी मैं कह चुका हूं कि एक मित्र से जुड़िए तो वो दूसरे के विषय में बताता है, दूसरे से जुड़िए तो तब तक चार लोग और आपके परिचय में हो। इसी कड़ी में आशुतोष से बात हुई तो उसके बाद राजवर्धन जी भी अपने हैं, रविशंकर जी भी अपने हैं, डॉक्टर योगेंद्र से भी बात होती है, पवन कुमार से। सर आपका पोस्ट पढ़ रहा था, आप अभी थोड़ी देर पहले आप आशुतोष जी को अ, याद करते हुए कहते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा था उस सोसाइटी में, तो उस एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा थोड़े होता है, ऐसा तो देखा नहीं है। आपको भी लगा सर कि ऐसा होता नहीं है? पहले भी आप ठकुआ बनाने का प्रयास आशुतोष करते रहते थे, किचन की बातें शेयर करते रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा क्या अंदाजा था सर? नहीं, नहीं, थोड़ा मैं गलतफ़हमी दूर कर दूँ, इस संबंध में वो कहा था जब लोग उपस्थित हुए थे उनके निधन के बाद उनके सोसाइटी में, तो लोगों को जो संख्या थी, यहाँ पर तो महानगर में जब लोगों का देहांत होता है, तो मुश्किल से 10-5 लोग। हाँ, वो शव गाड़ी रहती है, उस पर पार्थिव शरीर को दे दिया जाता है, 2, 4, 5 आदमी ही होते हैं, बहुत कम। आप महानगरों में तो भी देखते हैं कि लेखक, पत्रकार या बड़े साहित्यकार के भी उनको जो शव यात्रा होती है तो मुश्किल से 10-20 आदमी जुटते हैं। तो वो कहा जा रहा था कि ऐसा कहीं नहीं देखा है मैंने, ये जो लोगों का अ, जमाव था, छात्रों का, विद्यार्थियों का, मित्रों का, ये उन लोगों का सोसाइटी प्राय देखिए क्या है, महानगरों का जो सोसाइटी है, फ्लैट कल्चर है, वो अपने-अपने माने एक आइलैंड है, अपने आप में हर फ्लैट एक आइलैंड है, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं, इंटरेक्शन नहीं। किसी के निधन भी हो गया तो सोसाइटी की तरफ से एक फूल चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद सब गाड़ी जो है ले जाके इस संदर्भ में था कि ऐसा मैंने नहीं देखा है। जी सर। उन हाँ। आप लोगों का जुड़ाव कैसे शुरू हुआ था सर, उस पे बात करते हैं कि डॉक्टर आशुतोष है, चूंकि आप भी बिहार से ही रहने वाले हैं, बंगाल में जाके रह रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष भी बिहार के रहने वाले थे, बंगाल में जाके नौकरी चाकरी के सिलसिला में बिहारियों को जहां तहां जाना पड़ता है। छठ का मौका है, देख ही रहे हैं कि किस तरह से भाग भाग के लोग अपने घर पे पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ से पहुंच रहे हैं। जी, अचानक जी। चले गए, एक मित्र के नाते आपको याद करना है सर। कभी राज्यवर्धन को, कभी आशुतोष को याद करना है। कोई जी, जी, जी। कैसे जुड़ाव आप लोगों का शुरू हुआ था? लगभग आप लोग हम उम्र जी। ही होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वो अ, उनका 1958 का जन्म है, मेरा 1960 का है। रेलवे से मैं 2020 में निवृत्त हो गया क्योंकि हमारे यहाँ सेवानिवृत्ति 60 साल में है। जी। और वो 2023 में हुए, उनके यहाँ 65 साल का सेवानिवृत्ति है। जी। तो लगभग हमारा यहाँ पर समझिए 1997 से लेकर के 2023 26 साल का कलकत्ता में संपर्क है। और उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा मुक्ति आंदोलन से आशुतोष जी जुड़े हुए थे, किशन कालजयी भी जुड़े हुए थे। और नौकरी के सिलसिले में किशन कालजयी भागलपुर से जमालपुर आ गए थे। उनके पिताजी कॉलेज में प्राध्यापक थे। और उनके निधन के बाद किशन जी को वो जगह मिली थी, नौकरी मिली थी। तो उसी सिलसिले में भागलपुर से यहाँ आ गए। तो लेकिन लोगों का, मित्रों का आना जाना था। और गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न जगह में लोग जाने, उनको समर्थन मिले, नैतिक समर्थन मिले। तो इस संदर्भ में वो जमालपुर आए थे। और उस समय जमालपुर में हम लोग
एक पत्रिका निकालते थे, विचार पत्रिका। हाँ, जिसमें डॉक्टर ये श्यामदेव भगत, नृपेंद्र वर्मा और अ, विनोद अनुपम, अ, अ, मैं मैं था और एक शिवानंद भट्टाचार्य थे। तो सभी लोग प्रगतिशील मूल्यों के थे और लोग सब जुड़े हुए थे, पत्रिका को निकालते थे। और उस समय तक जमालपुर में हम लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर चुके थे, इप्टा का गठन कर चुके थे। तो कहीं पर भी कोई परिवर्तन का बात हो, अच्छी बात हो, तो हम लोग को लगता था कि नहीं, इनको नैतिक समर्थन दिया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में गंगा मुक्ति आंदोलन के अनिल प्रकाश जी और आशुतोष और भी लोग थे, वो सौजन्य किशन जी के सौजन्य से आए थे और हम लोग की मीटिंग हुई थी। यही किशन ये आशुतोष जी से मुलाकात थी, शायद 83-84 का समय रहा होगा। और फिर वो गंगा मुक्ति आंदोलन वहाँ, और हम लोग जो समर्थक ही रह गए, क्योंकि मुंगेर में गंगा का जो अविरल धारा है वो मुंगेर में बहती है, लेकिन गंगा मुक्ति आंदोलन का केंद्र था तिरुपैती से लेकर के सुल्तानगंज। ये यहाँ के बीच में वो जो पानीदारी या जमींदारी दी जाती थी, तो उसको जमींदारों से मुक्त करने के लिए ये आंदोलन था। हाँ, तो उसका प्रभाव सुल्तानगंज के बाद मुंगेर वगैरह में कम था, लेकिन वो अखिल भारतीय उसके, जैसे कि जानते हैं कि आपकी गंगा मुक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी उनके जो साथी थे, मित्र थे, जो उसके विचारक थे, वो चाहते थे कि एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी पूरे बिहार, पूरे देश एक नदी संस्कृति का विकसित हो, एक बेहतर सभ्यता का विकसित हो, प्रगतिशील मूल्यों का विकास हो। इसी सिलसिले में आशुतोष जी आए थे। और 1997 वो मैं 1993 में कलकत्ता आ गया। और वो आशुतोष जी कलिम्पोंग चल गए नौकरी के सिलसिले में। 1997 में एक कार्यक्रम हुआ था लंदन में, और हम लोग जो है मिले उनसे कार्यक्रम के बाद। और आपको ये मालूम, जो चाप दाढ़ी उनका जो है एक ट्रेडमार्क था। और एक बार वो लोग जो चेहरा देखा हो तो आदमी को याद रह जाता है। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग आश्वस्ति के लिए पूछे कि आशुतोष जी और राज्यवर्धन, और फिर हम लोग जैसे गले मिले तो लग रहा है कि बने कोई वर्षों का बिछड़ा हुआ। और तब तक में महानगर का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा नहीं था, कि लोग परिचित बहुत होते हैं लेकिन दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। तो फिर वो परिचय धीरे धीरे, कोई हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, अपने आप स्वतः वो मित्रता गाढ़ी होती गई। मेरी पत्नी भी हिंदी पढ़ाती हैं शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता में। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हुआ हिंदी के शिक्षकों का। और उसी समय सन 2000 में एक नाट्य आंदोलन, एक नाट्य उत्सव किया गया था कलकत्ता में, पंडित माधव शुक्ल नाट्य उत्सव, जिसमें 3 दिन का था। और सिर्फ हिंदी के कोई अनुदित नाटक नहीं, हिंदी के नाटक होने चाहिए या हिंदी के कहानियां या उपन्यासों का नाट्य रूपांतरण होना चाहिए। इस तरह से 3 दिन का नाटक था। और उसमें नुक्कड़ नाटक भी था। अ, राधा कृष्ण सहाय उनके गुरु, वो उसमें आए थे। और आशुतोष जी हमको उसमें जोड़े। और पब्लिक रिलेशन का, तब तक में हम कलकत्ता में आ, ये जनसत्ता के लिए वो कला समीक्षा का स्तंभ लिखना प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि उसके पूर्व जब मैं जमालपुर में था तो नवभारत टाइम्स के लिए कला संस्कृति के लिए मैं लिखता था। और जो मुंगेर या जमालपुर के एक आपराधिक छवि थी, उसको मैंने दूर करने का कोशिश किया अपने कॉलम के माध्यम से, कि नहीं, इससे में कला संस्कृति भी है, नाटक भी है, कविता भी है। तो इस तरह से मैंने अपने वहाँ का जो था, जमालपुर का जो शेड्यूल था, उसको मैंने यहाँ पर जनसत्ता के माध्यम से बनाए रखा। और इसी सिलसिले में
वो एक और संगठन से जुड़े अपनी भाषा में, तो उनके साथ जुड़े। तो आशुतोष जी की सबसे एक बड़ी खासियत थी कि जैसे आपने भी बोला कि वो अपने मित्रों से अपने अन्य मित्रों जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसकी वो चर्चा किया करते थे। जी, जी। और तो वो चर्चा करने के दौरान में एक आर्सन आकर्षण होता था कि अरे! ये कौन आदमी है? घनश्याम जी कौन है? अनीस कौन है? हाँ, जिसको जानते थे तो जानते थे, जिसको नहीं जानते थे तो उनके बारे में आकर्षण होता था। तो फिर उनसे हम लोग मिलते थे तो मित्रता का जो दायरा था उनका, वो एक बहुत बड़ा माने पूर्णवा था उनका। एक-दूसरे से लोगों को जोड़ना, सही जगह पर सही लोगों को ले जाना, प्रगतिशील लोगों को पहचान करके प्रगतिशीलता की जो एक सतत प्रक्रिया है उसमें बनाए रखना। तो ये अपनी भाषा में उनके साथ बहुत दिन साथ में रहे और फिर एक धीरे-धीरे जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता था, तो वो हम लोगों की एक जुगलबंदी हो गई थी, वो कार्यक्रम में साथ जाते थे। यहाँ तक कि जो साहित्यिक मित्र वगैरह का निधन होता था, वरिष्ठ मित्र का, तो उनकी शव यात्रा में भी हम लोग शामिल होते थे। उस दिन मुझे बहुत मने लगा कि इसके ऐसे जब श्रद्धांजलि सभा दे रहे थे, तो लगा कि हम लोग हमेशा प्रायः मिल करके आते थे और आज ऐसा हुआ कि भारतीय भाषा परिषद में उनकी ही श्रद्धांजलि देनी पड़ी या उनके शव यात्रा में शामिल होना पड़ा। ये बहुत ही माने क्या कहा जाए कि एक ऐसा एहसास था कि जिसमें मैंने आपने पोस्ट में देखा भी होगा कि मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूँगा। तो मैंने उसकी स्मृतियों को बनाए रखना चाहता हूँ। एक दोस्त जो बहुत मुश्किल से कलकत्ता में मिला मुझे, मैं उसे खोना नहीं चाहता था और सबसे बड़ी बात था कि उनमें कोई पद, प्रतिष्ठा या अपनी विद्वता का जो लोग प्रायः बड़े लोग जब मिलते हैं, तो उसके माथे पर एक अलग से ताज होता है, जिससे वो मुक्त नहीं होते हैं। आशुतोष जी ऐसा व्यक्ति थे कि उसके माथे पर कोई विद्वता का ताज नहीं था। वो मुक्त मन से मिलते थे। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसा कि आप जानते हैं गंगा मुक्ति आंदोलन के साथ-साथ वो छात्र जीवन में नक्सल आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो नक्सल आंदोलन जुड़े होने के कारण छात्र ये गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े होने के कारण, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़े होने के कारण उनकी जो एक्टिविज़्म थी, तो उसमें कॉमन आदमी का ज़रूरत पड़ता है, कॉमन आदमी से मिलना पड़ता है, आम आदमी से मिलना पड़ता है, तो वो आम आदमी की इज़्ज़त करना चाहते थे। जो आज के विद्वत जन में या आज के प्राध्यापकों में या आज के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उसमें ये चीज़ का अभाव है। वो ये अभाव नहीं था, तो इसके कारण से उनके चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थे। कोई भी आदमी कभी भी, किसी भी उनको फ़ोन कर सकता था, उनसे बात कर सकता था, घंटों बात कर सकता था। ये महानगर में ये दुर्लभ है ये चीज़ और इसके लिए मैं कहूँगा कि वो जिस बैकग्राउंड से आए थे जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम से फिर जो कस्बई भागलपुर की जो मानसिकता थी, फिर उसमें जो राधा बाबू जैसे व्यक्तित्व से उनका परिचय हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ रवि भूषण जी जैसे एक्टिविस्ट से परिचय हुआ। तो ये दोनों के बीच में जो उनका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, वह हमेशा प्रगतिशील मूल्यों की तलाश करते थे और तय बात है कि नौकरी तो आदमी को माने मौका नहीं देता है। हम लोग भी नौकरी करते रहे तो पूरा जीवन इस चीज़ में बिता दिए कि रीढ़ की हड्डी नहीं निकल जाए। रीढ़ की हड्डी बचाने में ही पूरा जीवन माने वो बचाए रखना, नौकरी करना माने कि रीढ़ की हड्डी बचाए रखना, दोनों कठिन चीज़ था। उसी में हम लोग का जीवन नौकरी का जीवन व्यतीत हुआ। तो ये आशुतोष जी की खासियत थी। शिक्षक के रूप में बहुत वो लोकप्रिय थे। वो अपने विद्यार्थियों को सलाह-मशविरा ऐसे करो, आगे बढ़ो और बहुत से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मदद भी किए। वो एक आलोचक की पीढ़ी तैयार कर रहे थे। तो ये उन्होंने खुद कम लिखा, लेकिन लिखवाने का काम किया।
ये सब एक बहुत बड़ा जो उनका फलक था, जो एक एक्टिविस्ट से लेकर के शिक्षक के रूप में, संस्कृति कर्मी के रूप में और सभी विभिन्न विचारों के बीच में समन्वय करने की जो उनकी थी, वो कभी किसी का निंदा नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हम लोग 4 लोग मिलते हैं तो जो अनुपस्थित होता है उसकी निंदा प्रायः करते हैं। आशुतोष जी को मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अगर कोई कुछ भी बोलता है, यार छोड़ो उसको, ठीक है आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे करो, बहुत काम है करने के लिए। ये ये उनकी एक खासियत थी। इसलिए महानगर कलकत्ता जैसा महानगर में भी बंगाली पृष्ठभूमि कलकत्ता में तो बांग्ला भाषा संस्कृति का साहित्य का बोलबाला है। इस उनके कॉलेज में भी इनका मान सम्मान था। प्रायः हम लोग देखते हैं कि वो जो कामकाजी जगह में अ, हिंदी भाषी होते हैं, उनको बांग्ला भाषी उतने महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उनका वो अपने कॉलेज में भी महत्व था, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, सम्मान दिया जाता था। तो उनका व्यक्तित्व कुछ एक अलग अलग ढंग का था। वो मित्रों के भी मित्र थे। वो एक विराट दोस्तों का एक विराट उनके पास माने कड़ी थी। एक दूसरे को जोड़ते थे और ज़रूरत पड़ने पर अ, उप उपयोग भी करते थे। हम लोगों चूँकि मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ था जमालपुर में। कलकत्ता में जब आया तो जब संगठन शिथिल पड़ गई तो 2006 में पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्संगठित किया गया, तो आशुतोष जी को रखा। तो वो कभी भी ये नहीं कि हम माने एक्टिविस्ट है या नक्सल है, तो इस ग्रुप में नहीं रहेंगे, उस ग्रुप में नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। प्रगतिशील लोगों के साथ भी रहे, जनवादी के साथ भी रहे, अपनी भाषा जो सिर्फ भाषा के लिए काम करते हैं उनके साथ रहे, हिंदी मेला के जो 30 साल से लगातार हो रहा है, वहाँ पर भी रहे। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कुछ भी अच्छा हो, जहाँ संभावना हो कि भई समाज को कुछ बेहतर दिया जा सकता है, तो कोई सकता है, वहाँ पर वो रहते थे और अपने बिना दबाव डाले कोशिश करते थे कि मोल्ड करने का, लोगों को जोड़ने का, ये उनकी एक खासियत थी। और कवि के रूप में जहाँ तक बात है कि हम लोग को याद है 93-94 में कविता पढ़ने के लिए एक कवि गोष्ठी में गए थे। बाद में उन्होंने कवि रूप को उन्होंने थोड़ा विस्मृत कर दिया या फिर वो व्यक्तिगत ही रखे कविता को। अभी कल परसों कल के जन संदेश टाइम में रविभूषण जी ने उनके कवि रूप को रेखांकित करते हुए उनका जो लास्ट पोस्ट है, उनको लास्ट पोस्ट को रेखांकित करते हुए वो हालाँकि कविता के रूप में नहीं है, लेकिन रविभूषण जी ने उसे कविता के रूप में कहता हुआ मैं भी यहाँ पर पाठ कर दूँगा अपने मित्रों के लिए, तो शायद वो जीवन में सबसे ज़्यादा मैंने प्रतीक्षा की। जीवन में सबसे ज़्यादा मैंने प्रतीक्षा की है बड़े होने की, खुद अकेले कहीं निकल जाने की, दुनिया को बदलने की, किसी से प्यार की, आज भी यह बदस्तूर जारी है। लेकिन कभी निराशा नहीं हुआ। लेकिन कभी निराशा नहीं हुआ, सच तो यह है कि आज भी मैं प्रतीक्षारत प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ दुनिया को बदलने की, उसके आने की। जब भी चिड़ियों को, तिनकों को चोंच में लेकर उड़ते देखता हूँ, बच्चों को किलकिलाते देखता हूँ, लगता है मुझे प्रतीक्षा करनी लगता है मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़े उम्र की, कमर झुकी वयस्क स्त्री को जब आज सुबह-सुबह काम पर निकलते देखा, तो लगा दुनिया को बदलना ही है। ये कभी हताशा भी होती थी और कभी अगले ही क्षण वो दुनिया को बदलने की बात भी करती थी। हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ी विडंबना है कि जो लोग भी 74 के आंदोलन से जुड़े हुए थे और सहयोग कर रहे थे और जिन्होंने पहली आज़ादी की पहली लड़ाई में नहीं माने क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ था तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उनको लगता था कि दूसरी आज़ादी जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है और जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो एक देश में एक जिसके एक आप लोग माने संपूर्ण क्रांति कहते थे। उस आज़ादी का नाम दूसरी आज़ादी का नाम दिया गया था संपूर्ण क्रांति। कि सिर्फ माने
सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी जगह एक, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 साल होते-होते वो अ, और फिर लोग उसमें जो जुड़े, उनका चरित्र जो बदला, स्वभाव बदला, उसमें जो एक अहम आई, तो वो सारा माने हम लोगों के सामने है। इसीलिए जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था और हम आशुतोष जी देख रहे थे, तो हम लोगों को सहज विश्वास नहीं हो रहा था। कह रहे थे, ये आदमी धोखा देगा। ये आदमी आंदोलन बस कुछ देर के लिए है, इवन कुछ समय के लिए है ये। और हम लोगों ने बाद में कहा कि इसके इस आंदोलन से नई पीढ़ी जो आंदोलन के प्रति सक्रिय रह माने एक सकारात्मक भाव रहता, उससे उसका माने एक मोह भंग हुआ है अन्ना हजारे के। क्योंकि अन्ना हजारे तो अब तो माने जो काम करना था वो जिनको स्थापित करना था वो स्थापित कर दिए, और फिर वो अपना लोकपाल विधेयक हुआ या नहीं हुआ, लोकपाल आए कि नहीं आए, लोकायुक्त की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, वो फिर अपना जगह पर वो गाँव तकिया लगा करके सो गए। ये कहने का ये मतलब है कि हम लोग वो मोह भंग की स्थिति थी। और ये कविता में जो उनके वो कवि कवि भी थे, चिंतक भी थे। अ, जहाँ पर भी उनको गुंजाइश लगती थी प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने का, वहाँ वो सपोर्ट में खड़े भी होते थे। तो कवि रूप उनका थोड़ा गौन रह गया था, लेकिन जो छिटपुट कविताएँ हैं, तो जब उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, संवेद के संपादक किशन जी और जोगेंद्र ने कहा कि उनकी जो छिटपुट कविताएँ हैं, उनको एक संग्रह निकाला जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को के लिए वो एक धरोहर हो सके, मालूम हो सके कि उनकी ये कविताएँ हैं, उनके ये विचार हैं। बाकी तो इसी तरह से हम लोग सब जिन मित्रों से बात कर रहा था ये आशुतोष जी, क्योंकि मेरा तो समझ सब कम है, और ये लोग विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ हैं, तमाम तरह के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और हम लोग तो पत्रकार का होता है कि बस प्रश्न पूछना जानता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है। तो जिनसे बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि राजवर्धन से बात हुई कि नहीं, राजवर्धन को जोड़े कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि क्यों मित्र राजवर्धन को जोड़ने को कह रहे थे। मगरुआ जितना कुछ पूछ सकता था सब राजवर्धन जी ने सिलसिलेवार बता दिया। शायद इसीलिए मित्र कह रहे होंगे कि नहीं, आशुतोष को याद करना है तो राजवर्धन से भी पतकई होनी चाहिए। जैसे आप अलविदा कहने के मूड में नहीं हैं, वैसे मगरुआ भी नहीं है। उनके उनका कोई भी मित्र आशुतोष को अलविदा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये तो नियति है, जाने वाले को जाना होता है, उसकी यादें रह जाती हैं। उन्हीं यादों को संयोजित करने का प्रयास मगरुआ कर रहा है। सर, बिहार से चल के कलकत्ता तक हिंदी को ले जाने का जो आप लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया, मैंने हिंदी तो थी, हिंदी को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण काम किया है, वो वास्तव में धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है, और आशुतोष जी और राजवर्धन जी उस काम में लगे हुए हैं, और भी लोग लगे होंगे। आंदोलन की बात की थी सर, आपने छात्र आंदोलन की, और अन्ना हजारे के आंदोलन को आपने सिरे से खारिज कर दिया। जयप्रकाश आंदोलन का क्या हाल है, उससे जो लोग निकले थे उनका क्या हाल है सर? वही मोह भंग की स्थिति वाली बात है। मोह भंग की स्थिति जब हम लोग साहित्य में मैं तो सीधे-सीधे साहित्य से नहीं जुड़ा हूँ, मैं साहित्य का पाठक रहा हूँ। और बाद में साहित्य का लेखक या कवि बन गया। और मैं भी आपकी तरह से ही इनडायरेक्टली पत्रकारिता से ही जुड़ा रहा हूँ। नवभारत टाइम्स के लिए कल्चरल कॉरेस्पॉन्डेंट जब नवभारत टाइम्स पटना में शुरू हुआ, मैंने कला संस्कृति को चुना अपने अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं रेलवे में था और सीधे-सीधी जो डीए रूल है वो हमको परमिशन नहीं देता था पत्रकारिता करने के लिए। तो कला, संस्कृति और साहित्य के लिए वहाँ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, और इनमें अभिव्यक्ति का माध्यम जो है मैंने नवभारत टाइम्स को बनाया। और पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक मुद्दों पर हम लोग लिखते थे। किशन जी, हम, विनोद अनुपम, एक नए लोगों की टीम थी। सारे में उत्साह भरे हुए थे। और
कोई गाइडेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी छोटे शहर जमालपुर में हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर माने कोशिश कर रहे थे। एकदम लोकलाइज़ नहीं कि को बाहर कोई नहीं जान रहा हो, समझ रहा हो। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने को अ अपने से ही प्रशिक्षित किए, अपने से ही आगे बढ़े और आशुतोष जी उसी कड़ी में यहाँ पर जुड़े और यहाँ पर सचमुच में उनका एक जो सबसे बड़ा काम है कि यह हम मेरी दिली इच्छा है कि राधा बाबू की जो परंपरा है, वो वत्सल छात्र हमको राधा बाबू की एक किताब की समीक्षा मैंने कविता संग्रह के किया, उसमें लिखा कि उन्होंने समर्पित किया अपने छात्रों को। अब बोले ये दुनिया में पहला समर्पण मैं देख रहा हूँ किसी कोई अपना पत्नी को, कोई अपना माता-पिता को। राधा बाबू ने उस किताब में लिखा था मैं अपने छात्र को ये समर्पित करता हूँ ये किताब, ये पुस्तक। तो ये जो माने छात्र के प्रति जो लगाव, जो आकर्षण छात्रों को गढ़ने का, छात्रों को ये करने का, वो जो आप हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं उसको हम विदा नहीं करेंगे। तो यही एक तरीका हो सकता है कि उन जिन जिन छात्रों को उन्होंने निर्माण किया, जिन आलोचकों को उन्होंने आगे बढ़ाया, वह भी इस परंपरा के संवाहक होंगे। राधा बाबू की पीढ़ी राधा बाबू का गुण या रवि भूषण जी का गुण आशुतोष में आया। आशुतोष का गुण उनके छात्रों में आएगा, तभी ये परंपरा बढ़ेगी, ये विकसित होगा। क्योंकि अभी तो जितना व्यावसायीकरण हो गया है, शिक्षक लोग का जो है पढ़ना पढ़ाना बाकी बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चरित्र निर्माण करना, लोगों का अपने छात्रों का चरित्र निर्माण करना, ये एक बड़ा क्लास ले रहा दायित्व नहीं है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना जो शिक्षक का एक काम होता है, वो कहीं न कहीं आज के समय में छूटा जा रहा है और आशुतोष जी इस काम को एज़ ए शिक्षक मान लीजिए कि एक्टिविस्ट के रूप में वो सक्रिय नहीं हो पाए, नहीं रह पाए, लेकिन एज़ ए शिक्षक के रूप में वो इस रूप से एक्टिविस्ट रहे कि अपने जहाँ पर भी रहा, उन्होंने अपने नहीं तो आप आज इतने लोग जब वो बीमार थे 7 माने 8 तारीख को 8 तारीख नवंबर को आग लगी, 5 बजे मेरे से फेसबुक पर हम जो पोस्ट डाले, तो उसमें पहला लाइक किए वो, तो हम लोग सुबह-सुबह में भी माने एक फेसबुक के माध्यम से ये चेक हो जाता था सुबह-सुबह कि हाँ, हम लोग और जैसे घटना मिली कि वो आग में झुलस गए, उसके बाद से 14 तारीख तक माने लगातार समझिए कि कलकत्ता के हर समय हॉस्पिटल में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग खड़े उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था किसी को। देखने के लिए तो वही वीडियो में दिखाते थे, कोई नहीं, लेकिन सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ मिल कर के दुःख बाँटेंगे, कहेंगे, एक आश्वस्त होंगे कि हाँ, वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा ये पॉज़िटिव खबर आई है। अच्छा ये सकारात्मक बात हो रहा है। अच्छा वो फ़िनिक्स पक्षी की तरह माने संघर्षशील है वो ये उठेंगे, जी उठेंगे, माने संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। सिर्फ़ इसीलिए जुटे थे। ये जो हम बहुत कम देखे हैं कलकत्ता में। तो ये उनका एक समझिए कि वो जो माँस से जुड़ने का, माँस को अपने अ, पास लाने का, सभी को अपने करीब लाने का, ये उनकी विशिष्टता थी और हम लोगों को तो पारिवारिक मित्र ही थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी सभी उसके माने क्या कहा जाए, माने मेरे मित्र थे तो बाकी घर के और लोग फैन थे। और सिर्फ़ मेरा ही घर नहीं, बहुत से घरों का यही हाल था कि पूरे परिवार से साथ संबंध था। और अब मैं एक बात बोल दूँगा कि घर के अगर 2 सदस्यों के बीच में कुछ अनबन है, तो दोनों के बात को वो सुनते थे और समझते थे और अपने तक रखते थे और दोनों को समझा देते थे बिना एक-दूसरे को कहे। ये कितने घरों का राज लेकर के वो गए हैं। ये इनका विराट व्यक्तित्व सर है। अ, अ, सर ये क्योंकि मीटिंग टाइम लगभग लगभग समाप्त हो रहा है और कितने घरों का राज लेके गए आशुतोष के घर का कोई राज हो चूंकि हम लोग देखते थे कि पत्नी के जाने के बाद उनके लेखन में एक व्याकुलता थी। आप तो रोज रोज मिलते थे उनसे। इसके मेरे वो व्याकुलता जो है देखिए वो आदमी मुक्त था, आज़ाद था। उसको
कहीं कोई बंधन में बंधना नहीं था। वो संजोग समझिए कि घर परिवार के बंधन में बंध गए, जो एक सामाजिकता होती है या जिसमें दबाव होता है समाज का, वो मूलतः निर्बंध व्यक्ति थे। कोई संगठन में भी रहे, किसी ने कहा है, शायद उदय जी ने ही कल कह रहा था कि वो बंद करके संगठन में थे, लेकिन संगठन में बंद करके नहीं रह सकते थे। तो तो वो एक कभी कोई कभी स्ट्रक्चर। कभी राज्यवर्धन से बात हो रही है, कभी आशुतोष के विषय में। हम चाहेंगे सर कि बातचीत का समापन कोई आपने कुछ लिखा हो, या आप दोनों जिस कविता पे लगता हो कि नहीं ये कविता आशुतोष ने लिखा, मैंने लिखा, उन्होंने कहा, मैंने कहा, कविता का भाव यही हो सकता था, कोई कविता अगर सब जहन में हो तो। हाँ, 1 मिनट, जब प्रश्न प्रगतिशीलता पर है तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपने कुसंस्कारों के प्रति, वो रूढ़ियां जो हमें बांधती हो, जात का, पात का, धर्म का, ऊंच नीच का, वर्ग का, इन तत्वों से, वो एक दिन के काम नहीं है। वो रोज ये परीक्षा देने पड़ती है, प्रगतिशीलता की परीक्षा रोज होती है। जब वो सिचुएशन आए और हम व्यवहार कैसा करते हैं, तब वो प्रगतिशीलता होती है। प्रगतिशीलता को सैद्धांतिक चीज नहीं है, और लोग, कुछ लोग मैंने उसको टैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रगतिशीलता मेरे लिए रोज कसौटी है। आज अगर कोई समस्या आएगी और हमारा उस पर कैसा, आज हम मान लीजिए सांप्रदायिकता की बात आए तो हम मैंने शिला वो ले करके अब पूजन करने के लिए नहीं चले जाएंगे। तो और अब मैं ये बात कविता पर आ रहा हूँ। कोविड के दौरान उन्होंने कविता का पाठ शुरू किया था, अपनी भी कविता, लोगों की कविता। तो एक कविता मुझे अभी तत्काल संग्रह से मिल गई है। तो मैं वो, शीर्षक है नदी आदमखोर हो गई है। तो पर्यावरण और विकास कैसे हमारे दोनों एक दूसरे का माने, मनुष्य विरोधी नहीं होना चाहिए। विकास मनुष्य विरोधी, मानवता विरोधी नहीं होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। तो इस कविता में मैंने बहुत सहज ढंग से कहने की कोशिश की है। इसका पाठ उन्होंने किया था, तो ये मान के चलें कि इस पाठ में जो उन्होंने लिया तो उनकी भी सहमति रही है, सहमति है। शीर्षक है नदी आदमखोर हो गई। दादी सुनाती थी किस्सा, दादी सुनाती थी किस्सा, लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी किसी किसी साल। चढ़ता था पानी, बीतता बीतता, जैसे कोई शिशु बढ़ता हो, धीरे धीरे। नहीं होती थी जान माल की हानि, नहीं होती थी जान माल की हानि। समय रहते शरण लेते थे लोग किसी ऊंची ऊंची मकान पर या मचान पर। नदी का क्रोध जब होता था शांत, उतर आता था पानी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ता था। लौट आते थे लोग अपने अपने घरों में। कहती थी दादी, जिस साल बाढ़ आती थी उस साल फसल दुगनी होती थी। कहती थी दादी कि जिस साल बाढ़ आती थी उस साल फसल दुगनी होती थी। बाढ़ जितना लेती थी उससे ज्यादा लौटा देती थी। अब कहती है माँ, अब कहती है माँ, जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी तब से नदी सुंदर बन के बाग की तरह आदमखोर हो गई। अब कहती है माँ, जब से नदी पर बना है बांध, नदी सुंदर बन के बाग की तरह आदमखोर हो गई है। रात बेरात अचानक करती है हमला, और खा जाती है जान माल को, दे जाती है टीस जीवन भर के लिए। तो ये मैंने पर्यावरण और के जो समन्वय की आकांक्षा है, कवि का दोहरा दायित्व है। कविता मेरे लिए दोहरा काम है, अपने आप को भी मूल्यों को बचाए रखने का, और इसी बहाना अगर हम कुछ दे सकें, संकेत दे सके, क्योंकि लेख वगैरह पत्र पत्रिका में जो आता है तो वो पढ़ करके छोड़ देते हैं, कोट नहीं होता है। कविता की सबसे बड़ी ताकत है कि वो कविता कोट होती है। कविताएं दसों दिशाओं में खुलती है। कविता का माने, हम उसको हम मानते हैं कि जिससे नहीं, दुर्गा को सब लोग शक्ति दे करके ताकतवर बनाया था, तो कविता को भी
और कविता की सबसे बड़ी खूबी हम ये मानते हैं कि लोग, बहुत आदमी कहता है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो कविता कर रहा है। तो हम कहते हैं भैया करने दो ना, अगर वो कम से कम कविता से जुड़ेगा तो बहुत नकारात्मक चीज तो नहीं करेगा। कविता उसके लिए बेचैनी पैदा करेगी, कविता उसके लिए सोचने समझ के विकसित करेगी। तो करने दो। वो जो आदमी कविता करता है वो सब जानता है कि हम कोई महान कवि नहीं होने जा रहे हैं। कविता अभिव्यक्ति का माध्यम है, लोग को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हम कविता को प्रणाम करते हैं कि लोग को अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं। तो आशुतोष बहुतों को चाहते थे, उनके चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, और आशुतोष के पास मित्रों का एक बड़ा संसार है। सारे मित्र मरमाहत तो हैं, मगर वह उनसे बारी बारी बात कर रहा है, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं आशुतोष के काम को, आशुतोष की बातों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। राजवर्धन जी से भी बात हुई आज। राजवर्धन जी भी वही कह रहे हैं कि हम लोग एक संग्रह करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही बात हूँ सर। जी, संग्रह करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रकाशक भी मौजूद है। और अभी चीजें अगर है वो इकट्ठा करके जल्दी ही लाने का प्रयास करें। एक सर बुनियादी सवाल जो बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो आशुतोष के पारिवारिक जिंदगी, पत्नी के ना रहने पे, चूंकि आपका रोज मेल मिलाप था, बहुत परेशान से थे, जो कि आप कह रहे थे कि नहीं वो शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन उनके शब्दों में ये झलकता था सर। कुछ नहीं, ऐड करना चाहे? वो बेचैन आत्मा थे। उनको उनको पत्नी भी रहती अगर, तो वो जो परिस्थितियां, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां था, वो वैसे ही पोष सकते थे। वो जब वो कहते हैं ना कि जीवन में सबसे ज्यादा प्रतीक्षा की है बड़े होने की, खुद अकेले कहीं निकल जाने की, दुनिया को बदलने की, किसी से प्यार की, एक अतृप्ति। जो आदमी विजनरी होता है, एक तो मान लीजिए कि संपूर्ण क्रांति जिससे वो जुड़े, हाँ, यौवन काल में जो क्रांति का बदलाव देखा, वो तो अब वो विखंडित हो गया है। तो वो ये अतृप्ति है, ये प्यास तो रहती है कि समाज को बदलना चाहिए। और अंतिम में वो जब बोलते हैं कि किसी एक मैंने वृद्धा महिला को देखा काम पर जाते हुए, तो हमको लगा कि दुनिया को बदलना होगा। ये बेचैनी तो पत्नी भी रहती तब भी बेचैनी होती, पत्नी के नहीं रहने पर भी। देखिए, वो जो घर परिवार संसार में है, घर को संभालने का दायित्व वो ज्यादा माने बेफिक्र रह पाते अगर वो घर में पत्नी होती, और ज्यादा समय दे पाते और ज्यादा काम कर पाते। ये इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। तो राजवर्धन जी के घर साथ तो बदकर जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, घर में तो मान लीजिए कि माने घर की तो धुरी होती है। हाँ, महिलाएं घर की धुरी होती है, उसके बिना घर की कल्पना नहीं कर सकती। पुरुष तमाम सहयोग सहभागिता के बाद भी एक माने बाहरी, और आशु जी जैसे बोले ना कि वो बंधन में नहीं है, एक घुमक्कड़ बोहेमियन, एक रोमांटिसिज्म। क्रांति क्रांति और क्रांति तो एक दिन में नहीं आती। किसी क्रांतिकारी से पूछा कि भाई आप स्टेट से लड़ रहे हैं, आप तो ये एक प्रकार का रोमांटिसिज्म है, खत्म नहीं होगा। हम ये पीढ़ी नहीं कर पाएगी, अगली पीढ़ी करेगी, दूसरी पीढ़ी करेगी। क्रांति और परिवर्तन रोमांटिसिज्म है। हम आशुतोष जी ये सब यही रोमांटिसिज्म में थे हैं कि तो हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए तो अलग है, वो दूसरी पीढ़ी करेगी। हम नहीं कर पाए तो दूसरी पीढ़ी करेगी। आशुतोष ने बहुत सारा काम छोड़ा है, राजवर्धन जी और उनके साथी राह दिखाएंगे नई पीढ़ी को, क्योंकि आजकल ये लोग फेसबुक के जरिए ज्यादा राह दिखाते रहे हैं। तो नई पीढ़ी भी सोशल मीडिया पर ज्यादा है, तो इनसे नई पीढ़ी राह प्राप्त करेगी, और ठेकुआ बनाने का गुण भी सीखेगी, और क्रांति भी होगा। धन्यवाद सर, प्रणाम।